डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, वही सब क्वेश्चन को मैं लेकर यहाँ पर आ रही हूँ। तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। जैसा कि हम सभी को पता है, सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और इतने कम टाइम में कैसे सीटेट को क्लियर करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं करवाऊंगी सबसे कम समय में सीटेट की पूरी तैयारी। तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी तरीके से होती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। आप अपने आप को एक टीचर के रूप में आंसर करिएगा, टीचर की तरह आंसर करेंगे, एक अच्छे टीचर की तरह आंसर करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक टीचर हैं तो आपकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाएगी। देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पढ़ने में उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लग रहा है एक प्राथमिक टीचर जो होगा उसके लिए? बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक होता है ना, उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। ये विशेषता उसके अंदर है तो वे एक अच्छा टीचर माना जाएगा। आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क मतलब समान एज, अपने समान एज के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। वो कौन सी अवस्था है, उस अवस्था को आप बताइए जिसमें बच्चे अपने जो समान एज के बच्चे होते हैं उनके समूह के सदस्य बन जाते हैं, और वो भी सक्रिय सदस्य। ऑप्शन देखिए दिया गया है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। देखिए, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समान एज के बच्चों के साथ समूह बनाते हैं और उसमें सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऐसी कौन सी विधि है इन चारों ऑप्शन में से जिसका प्रयोग आप बच्चों के अंदर रुचि बनाए रखने में प्रयोग करेंगे। बच्चों की रुचि बनी रहे पढ़ाई लिखाई में, उसके लिए किस विधि का चयन करेंगे। आप एक टीचर होने के नाते इसका आंसर करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि टीचर के रूप में आंसर करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं तो बच्चों के अंदर रुचि बनी रहे उसके लिए आप किस विधि का चयन करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मेरे साथ आंसर करते चलिएगा ताकि आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आप क्या करेंगे कि बच्चे के अंदर रुचि बनी रहे। देखिए, जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तभी बच्चे के अंदर रुचि बनी रहेगी। ठीक है, बच्चा जब स्वयं करेगा कोई भी कार्य तो उसके अंदर रुचि बनी रहेगी। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस पर, जितना मैं बताती चल रही हूँ इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य जो होता है HW होमवर्क, उसकी जांच कब कब करनी चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, छात्र जब कहें। आप एक टीचर हैं और जो डेली राइटिंग होती है, गृह कार्य होता है, उसकी जांच, उसको जांचेंगे कब, उसको देखेंगे कब। कभी कभी या फिर कभी नहीं, नियमित रूप से करेंगे या जब छात्र कहेंगे तब करेंगे। देखिए, जो गृह कार्य की जांच होनी चाहिए वो नियमित रूप से होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करेगा, तभी आपको पता लग पाएगा बच्चे की जो राइटिंग है वो सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, कितना कितना मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब पता लगेगा आपको। अगर वो डेली गृह कार्य कर रहा है सही तरीके से और आप रोज रोज उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी करेंगे
या फिर कभी नहीं करेंगे, या जब छात्र कहेंगे। तो बच्चे तो कभी नहीं कहने वाले कि गृह कार्य की जांच करिए, तो बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहिएगा। या फिर कभी नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे लिख रहा है, उसकी राइटिंग कैसे सुधार होगी, कैसे पता चलेगा आपको। कभी कभी करेंगे फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि नियमित रूप से यानी कि रोज करेंगे आप गृह कार्य की जांच। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। जो गणित में अधिगम में निर्योग्यता का आकलन होता है, निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके अच्छे तरीके से किया जा सकता है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अगर गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन करना है तो उसके लिए आपको निदानात्मक परीक्षण करना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, निदानात्मक परीक्षण। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है, एक बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन दिया गया है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि। विकासीय विधि एक सब अच्छी विधि है बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ऐसा कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अच्छा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। देखिए जो विश्वसनीयता लक्षण है वो किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अच्छा और वांछनीय है। ठीक है, वांछनीय माना जाता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। जो सामूहिक अचेतन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय है, वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। फटाक से आंसर करिए इसका। ऑप्शन देखिए दिया गया है, यूंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। देखिए यूंग जी ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिए थे। यूंग जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यूंग ने दिया था सामूहिक अचेतन का प्रत्यय, याद रखिएगा इसे। और ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, देखने को क्वेश्चन ऐसा मिलता ही मिलता है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान दीजिएगा कि जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो दिया गया था यूंग जी के द्वारा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, किस सन में हुआ था, बताइए फटाक से। देखिए आंसर ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया 1947, 1920, 1940, 1900 में। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सन 1900 में। 1900 वर्ष में हुई थी, जो 1900 था वर्ष उसी में हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ठीक है, ये सन याद रखिएगा 1900। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। इन चार ऑप्शन में से बताइए फटाक से कि मुख्य रूप से जो आनुवंशिकता का कारक है वो क्या है। जो हमें माता पिता से मिलते हैं, आनुवंशिक होते हैं लक्षण, उसको हमें बताना है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। देखिए जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। आंखों का रंग ही है जो आनुवंशिकता का कारक है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंखों का रंग हमें अपने माता पिता, मतलब ये आनुवंशिक होता है आंखों का कलर। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति ऐसा कुछ नहीं है। चिंतन पैटर्न ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर जो आंखों का रंग है वो आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। एक मान लीजिए कोई बच्चा है जो कह रहा है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्यय चिंतन, प्रतीकात्मक विचार।
जब कोई बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं तो वो कार्यकरण समझ को प्रदर्शित कर रहा है। कार्यकरण समझ को प्रदर्शित करता है जब कोई बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ आंसर करते चल रहे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है और कितना इनकरेक्ट हो रहा है। लास्ट में अपना जो स्कोर बनेगा आउट ऑफ 30 वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, विकास कैसा परिवर्तन है? जो विकास होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, गणनात्मक होता है या नकारात्मक होता है? देखिए, विकास जो है ना वो होता है गणनात्मक परिवर्तन। गणनात्मक परिवर्तन होता है विकास, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास है वो इनमें से जो सिद्धांत है किसके साथ संबंधित हो सकती है? जो नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं वही सिद्धांत की बात की जा रही है। देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास होती है वो होती है विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, यही विकास सापेक्ष रूप से जो होता है क्रमिक होता है, ये सिद्धांत संबंधित है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? किसके विकास का अर्थ है? जो मानवीय मूल्य हैं प्राकृतिक रूप से सार्वत्रिक हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं वो अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है। किसके विकास का अर्थ है? अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो कक्षा में किस प्रकार हो सकती हैं? जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, यह सभी। एक कक्षा कक्ष में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो हो सकती हैं ये सभी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, रुचियों, सीखने के, चरित्र के, ये सारे ही सही हैं। बच्चे के अंदर आप देखे होंगे रुचियों में विभिन्नता पाई जाती है, सीखने के तौर तरीकों में विभिन्नता पाई जाती है, चरित्र में भी भिन्नता पाई जाती है, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। जो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है वो पूछा गया है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, जो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है वो विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, पहला कार्य ये हो जाएगा। और दूसरा कार्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, दूसरा कार्य ये हो जाएगा। और जो तीसरा कार्य है वो है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ये समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य हो जाएगा, ये तीनों ही, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो बच्चा कैसा है? उस बच्चे की बुद्धि कैसी होगी अगर उसकी जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के बीच में है? वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। जब एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है तो वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है। सामान्य बुद्धि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 18, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वो कब से कब तक की मानी जाती है? देखिए, ऑप्शन दिया गया है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष। तो जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो मानी जाती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है वो मानी जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? टीचिंग स्किल से कौन सा ऑप्शन इसमें से संबंधित है? जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्यामपट्ट पर लिखना, क्या ये टीचिंग स्किल है? प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी? देखिए जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सारे स्किल्स टीचिंग स्किल्स में आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर सही हैं। देखिए ये शिक्षण कुशलता तभी मानी जाएगी जब आपको श्यामपट्ट पर लिखना आता होगा, प्रश्नों को हल करने आता होगा। जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन किया तो आप उसका जल्दी से आंसर कर पाएँ, ये कोशिश रहे आपकी। और आप अगर कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर हैं। और फिर आपको बच्चे से प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए, प्रश्न पुटअप करना चाहिए क्लासरूम में, तभी एक अच्छा टीचर माने जाएंगे आप। इसलिए यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होनी चाहिए। किसके बाद हो करेंगे आप उन बच्चों का निदान जो आप क्लासरूम में कुछ सिखा रहे हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं या सीख नहीं पाए, कुछ छूट गया, तो आप उसका निदान कब करेंगे? सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। आप किस तरीके से आप करेंगे उनकी रिक्तियों का निदान? विद्यार्थी को जो सीखने में छूट जाता है या फिर वो नहीं कैच कर पा रहा है, नहीं किया किसी वजह से, नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए जो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं, समुचित उपचारात्मक कार्य, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेंगे आप? समुचित विचारात्मक कार्य करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है वो किस संवेग से है? ऑप्शन दिया गया है भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है वो है आश्चर्य संवेग से। आश्चर्य यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। कब से कब की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है? देखिए ऑप्शन दिया गया है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है 11 वर्ष के बाद की अवस्था। 11 वर्ष के बाद की अवस्था को कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। जो अधिगम का पुनरावृत्ति वाला सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखिए दिया गया है सिलर ने, कैम्प्स ने, पैट्रिक पावलाव ने, स्टेनले हॉल ने। जो अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत है वो दिया गया था पैट्रिक पावलाव जी के द्वारा। याद रखिएगा पावलाव जी के द्वारा दिया गया था अधिगम पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, वह किसकी ओर संकेत करता है? वो क्या कर रही है? एक क्रिस्टीना है, अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण आसपास के किसी जगह पर ले जाती हैं बच्चों को घुमाने के लिए, और वहाँ से वापस आने के बाद अपने बच्चों से पूछती हैं, उस भ्रमण पर चर्चा करती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? जो क्रिस्टीना है अध्यापिका वो क्या कर रही हैं? देखिए जो ऑप्शन दिया गया है वो है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। जो क्रिस्टीना है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई थी, वो वापस आने के बाद विद्यार्थियों के साथ उस भ्रमण का जो बातचीत है वो कर रही थी, चर्चा कर रही थी, तो वो कर रही थी सीखने के लिए आकलन कर रही थी। बच्चे कितना सीख पाए, क्या सीखे, इस चीज़ का चर्चा हो रहा था वहाँ पर, इसलिए सीखने का आकलन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सीखने के लिए आकलन कर रही थी जब वो चर्चा कर रही थी विद्यार्थियों के साथ तब। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? जो भाषा विकास का प्रारंभिक बचपन है वो कौन सा काल है, कैसा होता है वह? अमहत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है, निरपेक्ष होता है, कम महत्वपूर्ण होता है? जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है जो प्रारंभिक बचपन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, कैसा है अध्ययन बताइए जल्दी से।
ऑप्शन दिया गया है शिक्षा, मार्गदर्शक छात्र, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ। देखिए जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन होता है वो शिक्षण विधियों पर आधारित है। शिक्षण विधियाँ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण विधियों पर आधारित होता है शिक्षा शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? बच्चे के शारीरिक विकास को इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दर्शाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए दिया गया है नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। तो जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। मात्रात्मक ये बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है यह व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है? ये बिल्कुल करेक्ट लाइन लिखी गई है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जब गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे ही कहाँ से? तो यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ऑप्शन दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तभी वो सीखता है, तो इसलिए गलती करने से नहीं डरिए, गलतियों को दोहराने से डरिएगा। तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो व्यक्तिगत अंतर हैं उसको पूरा करने के लिए आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करेंगे, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करेंगे, या फिर ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। जो व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे आप? तो देखिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। आप अगर एक शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, तो जो व्यक्तिगत अंतर है उसको पूरा करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे व्यक्तियों की क्षमताओं और रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करेंगे। फिर जो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होती है पाठ्यक्रम को समायोजित करेंगे। जो पाठ्यक्रम होता है उसको समायोजित करेंगे व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार। ये दोनों ही काम करेंगे आप अगर एक अच्छे शिक्षक हैं तो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ऐसे ही आपका अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। देखिए जो गलत ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। आपका विकास किसी मात्रा में नहीं होता है, मापा हुआ विकास नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बट ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, किसी मात्रा में आपका विकास नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कराया हुआ है तो उसे भी जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।